बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, या फिर आप बोलें तो केवल इतिहास। अगर आपने एडमिशन लिया है बीए में और आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, यानी कि केवल इतिहास आपको लिखा हुआ मिलता है, तो उसमें आपको यही पढ़ना पड़ेगा जो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। मध्यकालीन इतिहास या इतिहास, बात एक ही है, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास या इतिहास में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है, उसी को ऑलरेडी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूँ। शुक्ला स्टडी पॉइंट मेरा दूसरा चैनल है, तो उस पर आपको मिल जाएगा सिलेबस पूरा अपलोड किया हमने, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है, प्राचीन इतिहास की संस्कृति और परंपरा के बारे में। खास करके प्राचीन भारत के इतिहास की संस्कृति क्या रही है और परंपरा क्या रही है, उसके बारे में जानेंगे। आपको बता दूं कि आपके पेपर का नाम है प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, ठीक है। 1200 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक आपको पढ़ना है, शुरुआत से लेकर के, यानी इतिहास की शुरुआत जब से होती है वहाँ से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है। प्राचीन भारत की संस्कृति एवं परंपरा पढ़नी है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको सिंधु सभ्यता पढ़नी है। यूनिट 3 में आपको मगध साम्राज्य मौर्य वंश का उदय पढ़ना है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इन सभी के बारे में जानना है। और इसी समय कौटिल्य नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका विष्णुगुप्त नाम था, चाणक्य नाम था, तो उनका जो अर्थशास्त्र रचना है उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 4 में आपको गुप्त वंश के बारे में जानना है। फिर उसके बाद में हर्षवर्धन युग के बारे में और राजपूतों का उदय होता है उसके बारे में समझना है यूनिट 5 में। यूनिट 6 में भारत में सामंतवाद का उदय होता है उसके बारे में समझना है। यूनिट 6 में आपको हिंदुओं का रीति रिवाज और मान्यताओं को जानना है। उसके बाद में फिर यूनिट नंबर 8 में आपको इस्लाम का आगमन भारत में होता है, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, इन सभी का आक्रमण होता है। यहाँ तक आपको पढ़ लेना है मध्यकालीन इतिहास में, खास करके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो उसी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपको पढ़ना है प्राचीन जो भारतीय इतिहास रहा है उसकी संस्कृति और परंपरा कैसी रही उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृति क्या है, प्राचीन प्राचीन भारतीय संस्कृति हमारे लिए कितनी उपयोगी है, या प्राचीन भारतीय संस्कृति पर टिप्पणी कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्राचीन भारतीय परंपरा की विवेचना कीजिए, प्राचीन भारतीय परंपरा हमारे जीवन को कहाँ तक प्रभावित करती है समझाइए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है प्राचीन इतिहास की संस्कृति की विवेचना कीजिए। कुछ भी आपसे प्रश्न पूछे, आपसे पूछेगा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा या ज्ञान प्रणाली के बारे में बताएं। तो जो कुछ भी प्रश्न आपसे पूछेगा, या प्राचीन संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और महत्व कैसा है, जैसा भी प्रश्न पूछेगा सारा का सारा डाउट आपका क्लियर होगा आज की वीडियो के माध्यम से। तो आज का ये छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, लेकिन इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय प्राचीन ज्ञान प्रणाली के बारे में। शुरुआत की अगर बात की जाए, शुरू के समय में भारत में किस प्रकार शिक्षा वगैरह होती थी आप सभी लोगों को पता होगा, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञान प्रणाली की अगर बात की जाए तो भाषा, कला और संस्कृति, इन तीनों की एक प्रकार से भरमार रही। चाहे भाषा के विकास की बात की है, प्राचीन काल से शुरू हो जाती है, कला के विकास की, संस्कृति की बात की है, कल्चर की, यानी कि लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर, सभी का विकास प्राचीन भारत में बहुत ही तीव्र गति से हुआ है और सबसे पहले भारत में ही हुआ है। अगर आप देखें तो संस्कृति विषय का व्याख्यान है। प्राचीन ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म, भोग और त्याग, इन सभी का अद्भुत समन्वय आपको मिलेगा। एक तरफ भोगवाद है, दूसरी तरफ त्याग है, एक तरफ जो है धर्म है, एक तरफ कर्म है, ठीक है। एक तरफ लौकिक जीवन की कथाएं हैं, एक तरफ पारलौकिक जीवन की कथाओं की भरमार है। एक तरफ ज्ञान और विज्ञान की बातें होती है, दूसरी तरफ विज्ञान की बातें होती है। एक तरफ अध्यात्म की, दूसरी तरफ विज्ञान की बातें होती हैं। इस प्रकार से प्राचीन वैदिक परंपरा आप देखते हैं, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक तरफ ज्ञान की भरमार थी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, यहाँ तक कि आप देखते हैं और भी तमाम प्रकार की चीज़ें, जैसे कि आप देखते 4 वेद हो गए, 6 वेदांग हो गए, ठीक है, और 4 उपवेद बने, मीमांसा तमाम सारे लिखे गए, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, तमाम प्रकार के जो है ब्राह्मण ग्रंथ के रचनाएं हुई। उन सभी में आप देखते ज्ञान की भरमार है और वो सब वैज्ञानिक ज्ञान है, तर्क संगत ज्ञान है। आप उनको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो इन सभी का अद्भुत समन्वय आपको मिलेगा। ऋग्वेद आपको सब बता दूं सबसे पुराना वेद है।
ऋग्वेद के समय से ही आप देखते हैं शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर के विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर देती थी। आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल में सभी को समान दृष्टि दी जाती थी। उसमें कोई प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, कोई वर्णवाद नहीं था, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं हुआ करता था। शुद्ध पारंपरिक चीज़ें, शुद्ध सनातनी चीज़ें हुआ करती थीं, जो कि सभी के लिए मान्य हुआ करती थी। सभी लोग उसको अपनी बाई चॉइस जो है उसको एक्सेप्ट करते थे और बहुत ही खुशहालपूर्ण जीवन हुआ करता था। वैदिक शिक्षा प्रणाली आप देखते कितनी उच्च प्रणाली है। आज जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो वैदिक शिक्षा प्रणाली से बहुत सारी चीज़ें नई शिक्षा नीति में शामिल की गई हैं। तो वेद आप देखते हैं, वेदों को आज भी आप पढ़ें, सामवेद अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें संगीत कला का जनक या संगीत का जनक माना जाता है भारत में। तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय परंपरा में वो सब एक प्रकार से अव्वल दर्जे का था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी शुरुआत में कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर धन और ज्ञान दोनों की भरमार हुआ करती थी और यहाँ के लोग बड़े टैलेंटेड हुआ करते थे, बहुत ज्ञानी होते थे, बड़े बड़े महात्मा ऋषि हुआ करते थे, जो कि एक प्रकार से अद्भुत कलाएँ किया करते थे, बहुत सारे चमत्कार किया करते थे, बहुत सारी चीज़ों को जानते थे। पहले लोग डॉक्टर वगैरह, चरक, आप देखते बहुत सारे इतने विद्वान हुए हैं भारत में, जैसे आर्यभट्ट, चरक, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के ऐसे महिलाएं भी बहुत सारी ज्ञानी हुई हैं, जैसे विदुषी, मैत्री, गार्गी, ये सब ऐसी महिलाएं हैं जो उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई थी। तो मतलब स्त्री पुरुष की समानता थी, मतलब समानता, बंधुत्व, सभी चीज़ें थी वो पहले बहुत ही उच्च लेवल पर थी, ठीक है। तो इस सब ऋग्वेद में सारी चीज़ों का वर्णन आपको मिल जाएगा। वेदों में विद्या को मनुष्यता की श्रेष्ठता के आधार पर स्वीकार किया जाता था और छात्रों को मानव प्रणालियों एवं प्रकृति के मध्य संतुलन बनाए रखना सिखाया जाता था। यानी जो सतत विकास आज हम जिसको लेकर के बड़ा जोर दे रहे हैं, आधुनिक विज्ञान की जो बातें हम लोग कर रहे हैं कि भाई विकास हो लेकिन प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रख करके हो, वो वेदों में पर्यावरण को एक प्रकार से ध्यान रखा गया, पर्यावरण का संरक्षण की बात की गई वेदों में, ठीक है। आप देखते हैं पहले गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख आधार हुआ करते थे। शिक्षार्थी 18 विद्याओं को जानते थे, 18 विद्याओं का अध्ययन करते थे। कौन कौन से? 6 वेदांग पढ़ते थे विद्यार्थी, 4 वेदों का अध्ययन करते थे, 4 उपवेद पढ़ते थे, मीमांसा पढ़ते थे, न्याय मतलब मीमांसा न्याय पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे। कुल मिलाकर के 18 विद्याओं का एक प्रकार से अध्ययन करते थे। अर्जुन गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनुष्ठान पूर्वक अभ्यास का संपादन करते थे। आपको बता दूं अर्जुन जो थे और या फिर भगवान श्री राम को आप देख लीजिए, ये सब वैदिक परंपरा से हैं, मतलब वैदिक परंपरा मतलब महाकाव्यकालीन परंपरा से हैं। हालांकि गुरुकुल परंपरा से है। गुरुकुल चूँकि हुआ करता था उस समय भी, महाकाव्य काल में भी आप देखते हैं आज के 6000 या 7000 वर्ष पहले गुरुकुल परंपरा भी थी, ठीक है, तभी भी थी, जिससे क्या हुआ आजीविका निर्वहन में कोई परेशानी नहीं होती थी। प्रौढ़ावस्था तक आते आते अपने जीवन मतलब अपने विषय में निपुण ज्ञाता बन जाते थे लोग। और इस प्रकार से सभी लोग जो है बहुत ही जो है उच्च क्वालिटी की शिक्षा और उच्च क्वालिटी का ज्ञान उनके दिमाग में आता था। सभी चीज़ वहाँ पर चीज़ों को लिखने की कोई परंपरा बहुत कम मिलती है, याद करने की परंपरा ज़्यादा मिलती है। वेदों को लिखने की अगर बात की जाए तो बाद में आकर के वेद लिखे गए, लेकिन वेदों को एक प्रकार से मौखिकी के रूप में पहले लोग याद करते थे, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। वेदों की रचना स्वयं देवताओं ने की है, इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं करी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बात की जाए भारतीय परंपरा की तो भारतीय परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बनी और आगे चल करके वैदिक युग में विकसित होती है। उसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपराओं और विश्वासों या विचारों का समावेश है। भारत कई धार्मिक प्रणालियों का देश रहा, जैसे शुरुआत में हिंदू धर्म, फिर उसके बाद में जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सब एक प्रकार से यहाँ के धर्म रहे। खास करके हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख, ये चारों के चारों धर्म जो हैं मुख्य रूप से हिंदुस्तान के ही धर्म हैं। मुस्लिम धर्म जो है वो आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पर आया, विभिन्न आक्रांता आए विभिन्न देशों से और उन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और बाकी हिंदू धर्म से ही जैन धर्म, बुद्ध धर्म और सिख धर्म का उदय हुआ, ठीक है। और इस मिश्रण से भारत में विभिन्न परंपराओं का उदय होता है। अब देखते हैं भारत में बहुत सारे आक्रांता लगातार आक्रमण करते जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में मिलावट होती चली जाती है। जैसे मुगल आए, तुर्क आए, यमन आए, हूण आए, शक आए, कुषाण आए, सभी लोग आते गए, ठीक है, तुर्क आए। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो है बहुत सारे लोग आए, यहाँ तक कि इंग्लैंड, फ्रांस, सभी की कंपनियाँ भी आई यहाँ पर। तो सभी की संस्कृतियाँ धीरे धीरे यहाँ पर मिलती चली गई और आज जो है वर्तमान संस्कृति जो है उन सभी का नतीजा आपके समक्ष है, ठीक है।
यहाँ पर और भी परंपरा की अगर बात की जाए, भारतीय भारतीय ज्ञान परंपरा की या भारतीय इतिहास की, संस्कृति की अगर बात की जाए, ठीक है, तो भारतीय जाति परंपरा भी रही भारत में, चूँकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण जाति व्यवस्था है। भारत में जाति व्यवस्था है और किसी देश में आपको जाति व्यवस्था नहीं मिलेगी, भारत में जाति व्यवस्था मिलेगी, ठीक है। हर स्थानों पर वर्ण व्यवस्था आपको, मतलब कि वर्ग व्यवस्था मिलेगी, ठीक है। वर्ग में विभाजित हुआ करते थे समाज, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था में, यानी जातियों में खास करके पहले वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद बाहुराजान्यः कर्ता ऊर्ध्वस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः, इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी। अब क्या है, जाति व्यवस्था फिर वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था बनी। संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में है। ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण जनतंत्र, ये सब संस्थाएं हुआ करती थीं। जो जाति व्यवस्था भारतीय परंपरा में सामाजिक स्तरीकरण का आधार रहा है, क्योंकि जैसे ब्राह्मण जाति को उच्च समझाता था, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र जाति के जो लोग हुआ करते थे उनको स्थान मिलता था समाज में कि भाई किस पद पर कौन रहेगा, उसका आधार जाति व्यवस्था थी। जाति से परंपरागत व्यवसाय निहित होते थे कि भाई ब्राह्मण जाति का लोग पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करेगा, यज्ञ हवन करवाएगा, लोगों को पढ़ाएगा, शिक्षा दीक्षा देने का काम होगा ब्राह्मणों का। क्षत्रियों का काम होगा कि युद्ध लड़ना, लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम होगा पेट पालन के लिए एक प्रकार से व्यापार व्यवसाय ये सब करना। शूद्रों का काम हुआ करता था इन तीनों की सेवा करना। इस प्रकार से जिससे जाति के आधार पर सामाजिक संरचना और अस्थाई बन जाती थी और हर एक जाति का काम बटा हुआ था कि भाई फला जाति का लोग ये काम करेंगे, फला कुम्हार करेगा मिट्टी का काम, बर्तन बनाने का काम करेगा, बढ़ई करेगा लकड़ी वाला काम, ठीक है। इसी प्रकार से जो है लुहार करेगा लोहे का काम। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का काम फिक्स हुआ करता था। जो व्यक्ति जो काम करता था उसी में एक प्रकार से मतलब अपनी जाति में ही काम किया करते थे। शुरुआत में वैसे जाति व्यवस्था का आधार कर्म रहा, लेकिन बाद में आकर के उत्तर वैदिक काल तक आते आते जाति व्यवस्था का जो स्वरूप होता है वो एक प्रकार से जन्मना हो जाता है, पहले कर्मणा होता था, ठीक है, मतलब कर्म के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भारतीय विवाह परंपरा की अगर बात की तो भारत में आप देखते हैं विरासत का जीवन एक प्रकार से पैटर्न और पद्धतियों के अपार भंडार हैं। आपको बता दूं प्राचीन भारतीय परंपरा में विवाह भी 8 प्रकार के हुआ करते थे। कई प्रकार के विवाह हैं, जैसे 8 प्रकार विवाह में ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, ऋषि विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, इन सभी प्रकार के विवाह हैं। गांधर्व विवाह, ये सब विवाह के प्रकार हैं, ठीक है। 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। उदाहरण के लिए विवाह के अवसर पर परंपरा के अनुसार विवाह संस्कार संपन्न होता है, ठीक है। 16 संस्कारों की बात भारत में की जाती है। 16 संस्कारों में से आज अगर बताऊं मुख्य रूप से तो 2 संस्कार मुख्य रूप से बचे हुए हैं। एक तो विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। विवाह संस्कार में ही आप देखते कई संस्कार एक में ही समाहित कर देते बहुत सारे लोग, ठीक है। पुंसवन संस्कार से, पुंसवन मतलब होता है एक प्रकार से बीजारोपण संस्कार, ठीक है, यानी कि फाउंडेशन स्थापित करने वाला संस्कार जो होता है, ठीक है, वो होता है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार, चूड़ाकरण, नामकरण संस्कार, ठीक है। इसके अलावा अन्नप्राशन संस्कार, ये सब संस्कार हुआ करते थे, ठीक है। यज्ञोपवीत संस्कार यानी जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं। विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, ठीक है, ये सब संस्कार हुआ करते थे। और आपको बता दूं कि ये सब संस्कार के द्वारा क्या होता, समावर्तन संस्कार विद्या अध्ययन करने के बाद में आते थे लौट करके घर पे, तब लोग वो होता था। विद्यारंभ संस्कार से पहले यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत संस्कार से क्या होता था, आप वेद को पढ़ने के अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। उससे पहले जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं धारण करता था उसको वेद स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण का हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो जो है क्षत्रिय ही क्यों ना हो। और अच्छा, शूद्रों को यज्ञोपवीत नहीं पहनाया जाता था, शूद्रों को वर्जित रखा गया था इससे। अब पता नहीं क्यों रखा गया था, ये उस समय की सिचुएशन है। उससे पहले यज्ञोपवीत शूद्रों के भी हुए थे, मतलब पहले के ज़माने में हुआ करते थे वैदिक काल में। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये व्यवस्था जो होती है धीरे धीरे बदलती जाती है और शूद्रों को यज्ञोपवीत से भी वंचित कर दिया जाता है। और जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं धारण करेगा, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो वेद को नहीं छू सकता था और आज भी नहीं छू सकता है। ये भी नियम परंपरा आप देखते हैं प्रचलित है। तो विवाह भी संस्कार हुआ करते थे। विवाह संस्कार एक प्रकार से, इसीलिए जो हिंदू संस्कार है, हिंदुओं में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं होती है, मतलब कि तलाक वगैरह कोई समझौता इसमें नहीं है, तलाक का कोई गुंजाइश नहीं होती हिंदुओं में। लेकिन 1955 या 56 ईस्वी के आसपास विशेष विवाह अधिनियम आता है, उसमें तलाक की व्यवस्था यानी विवाह विच्छेद की व्यवस्था हिंदुओं के लिए कर दी जाती है, ताकि क्या हो कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी, बहुत सारी महिलाओं के केस ऐसे सामने आए हैं कि भाई वो खुश नहीं है पति पत्नी, तो आपस में फिर अलग हो जाएं, ठीक है।
तो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले विवाह को एक प्रकार से संस्कार के रूप में मान करके जन्म जन्मांतर तक का बंधन माना जाता था, और आज भी हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसमें तलाक की कोई व्यवस्था नहीं होती। बाकी ईसाई, मुस्लिम, इन सभी धर्मों में विवाह एक समझौता के रूप में होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है, और इसीलिए कभी भी भंग हो सकता है। समझौता तो भंग ही हो सकता है, लेकिन संस्कार भंग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। आगे देखिए, भारतीय आर्थिक व्यवस्था की अगर बात की जाए, अर्थतंत्र के लिए क्या करते थे लोग। भारतीय परंपरा का आर्थिक व्यवस्था यंत्रों व गृह उद्योगों पर आधारित थी, जिसमें मुद्रा का महत्व बड़ा कम था। अधिकतर विनिमय वस्तुओं की अदला बदली के रूप में होती थी। मतलब जैसे आपके यहाँ गेहूँ है, हमने गेहूँ आपको दे दिया, हमने एक प्रकार से मिट्टी बनाई तो मिट्टी का बर्तन हमने आपको दे दिया। आज भी कुम्हार वगैरह लोग हमारे घर पर आते हैं, बहुत सारे। जब अभी दीपावली आएगी तो कुम्हार लोग हमारे घर पर आएंगे, हमारे पूरे गाँव में आएंगे, तो वो मिट्टी का दियाली वाली बना करके लाएंगे, घड़ा बना करके लाएंगे, जिसमें दीपक जलाया जाता है माता लक्ष्मी जी का, तो बना करके वो देंगे, और उसके बदले में पैसे नहीं लेते हैं। वो सब क्या लेते हैं, गेहूँ वगैरह। उनको जितना गेहूँ कहेंगे उतना गेहूँ जो है घर से उनको दे दिया जाता है, क्योंकि वो उनको प्रजा के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार से धोबी आएंगे, मतलब सभी लोग आएंगे, जो प्रजा लोग होते हैं वो सब आएंगे, पंडित जी लोग आएंगे, सभी को पंडित, नाई, धोबी, ठीक है, लोहार, ये सब आएंगे, और सब अपना अपना हिस्सा जो होता है वो लेकर के जाते हैं। ठीक है, और अपने अपने सामान जो बनाते हैं वो दे करके जाते थे। तो इसी प्रकार से पहले हुआ करता था। आज बहुत कम जगहों पर प्रचलन है। पहले नाव वगैरह भी आते थे, तो हफ्ता भर पे आते थे, सभी का दाढ़ी बाल ये सब काट वगैरह के जाते थे। ठीक है, उसके बाद में फिर आजकल दुकानें खुल गई, सैलून खुल गए हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन पहले क्या होते थे, वो लोग आते थे, घर पे बनाते थे, काटते थे, उसके बाद में उनके लिए चावल गेहूँ या जो कुछ भी होता था लोगों के यहाँ वो देते थे उनको। ठीक है, इस प्रकार की परंपरा थी। तो विनिमय माने होता है अदला बदली करना, एक्सचेंज जिसको आप बोलते हैं। तो हमारे पास कुछ है, हम आपको देंगे, आपके पास कुछ है, वो आप हमको देंगे। ठीक है, तो अदला बदली हुआ करती थी। औद्योगिकरण के उपरांत भारतीय समाज परंपरागत व्यवस्था बिल्कुल विपरीत होता गया। विज्ञान व प्रौद्योगिकी की तेज गति से प्रगति होती गई, और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रवाद, लौकिकवाद, सामाजिक गतिशीलता, व्यापक शिक्षा, अनुसंधान में प्रगति ये दिखाई पड़ती है। और भारतीय संस्कृति व परंपरा 1400 बोलियों, और औपचारिक रूप से बोलें तो 22 भाषाएं भारत में हैं, और 1400 बोलियों का एक प्रकार से एक समूचा इतिहास रहा है भारतीय संस्कृति। विविध कर्म, कला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, नृत्य की विविध शैलियाँ, भारत में विविधता की एकता के अखंडित स्वरूप वाले सबसे बड़े प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। आज भारत में आप देखते हैं मुख्य रूप से 22 भाषाएं और उससे ज़्यादा भाषाएं, 22 भाषाएं औपचारिक तौर पर हैं, और उसको संवैधानिक दर्जा भी मिला है। ठीक है, अनुसूची में उसको रखा गया है। और 1400 बोलियों का एक प्रकार से ये भारत देश जो है वो सभी मतलब विविधता में एकता की बात करता है। ये हो गई एक प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें कुछ। अच्छा, प्राचीन भारतीय इतिहास की संस्कृति को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखें, प्राचीन संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, चाहे विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र हो, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही हैं, परंतु भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है वो आदिकाल से लेकर के अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है, और लगातार ऐसे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, जो संस्कृतियों पर लगातार अटैक हुए, लगातार लोगों ने संस्कृति को मिटाना चाहा, ख़त्म करना चाहा, लेकिन आज भी वो संस्कृति जीवित है। और एक सनातन, चूँकि कोई धर्म नहीं आप मान सकते हो, सनातन एक संस्कृति है। आप देखते हैं मुस्लिम धर्म के लोग भी सनातन संस्कृति से बहुत कुछ प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं, भारत के जो मुस्लिम हैं या सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा जो प्राचीन भारतीय परंपरा है उसी से प्रभावित हैं, और उसी से एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसी के अकॉर्डिंग काम भी करते हैं बहुत सारे लोग। आप देखिए जो भारतीय मुसलमान हैं और जो एक प्रकार से इस्लामिक कंट्रीज़ के जो मुसलमान हैं, अलग देश के मुसलमान जो हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के, खाड़ी देशों के, उनके मुसलमान के जो रीति रिवाज होंगे बहुत कुछ उसमें आपको अंतर मिलेगा। ठीक है, तो इसका कारण है कि भारतीय संस्कृति का उन पर प्रभाव पड़ा। अच्छा, उनका भी कुछ प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा, क्योंकि जिस जिस समय में आते रहे उस समय पर भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ता गया। संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृति मुख्य रूप से किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति और समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है या जानकारी मिलती है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों को, अपने आइडियल्स को, अपने जीवन मूल्यों को यानी कि लाइफ वैल्यूज़ को, इन सभी का निर्धारण करता है। और संस्कृति का, कल्चर का मतलब सीधा होता है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट, ये सब होता है संस्कृति का अर्थ। ठीक है,
भारतीय संस्कृति का जो प्राचीन रूप है या प्राचीन स्वरूप है उसको समझते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और यह माना जाता है कि प्राचीन संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर, चीन की संस्कृतियों के समान ही प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति रही है। कई भारतीय विद्वान तो संस्कृति को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति मानते हैं, खास करके भारतीय संस्कृति को, और है भी भारतीय संस्कृति ही सबसे प्राचीन संस्कृति है, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। और भारतीय संस्कृति बात किसकी करती है भैया? भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। वसुधैव कुटुंबकम की बात मतलब क्या हो गया? वसुधैव कुटुंबकम मतलब होता है उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक व्यवस्थित रूप हमें सर्वप्रथम वैदिक युग में प्राप्त होता है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद दुनिया का, और प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति अत्यंत उदात्त माने सबसे अच्छी, नीक, ठीक है, समन्वयवादी, सभी को समाहित करने वाली, सशक्त, बहुत ही एक प्रकार से स्ट्रिक्ट एवं जीवंत रही, मतलब सजीव रही है। जो भी चीज़ें उसमें हैं वो वैज्ञानिकता से एक प्रकार से परिपूर्ण है, और धारा मतलब कालजयी चीज़ें हैं, मतलब कि समय के साथ साथ एक प्रकार से वो चीज़ें समय बदलने के बाद भी बदलती नहीं है, मतलब वो भी एक प्रकार से उसी समय, जिस भी समय में आप वेदों को पढ़ेंगे उस समय भी वो प्रासंगिक लगेंगे। ठीक है, हर समय के लिए प्रासंगिक, जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अद्भुत समन्वय पाया जाता है भारतीय संस्कृति में। इसके अलावा भारतीय विचारक आदिकाल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानते रहे हैं। इसका कारण है उनका उदारवादी दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति के लोग दया, शील, करुणा, विनय, इन सभी की भावना से, श्रद्धा, इन सभी की भावना से परिपूर्ण है। भारतीय धर्म ग्रंथों में या जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनमें आप देखिएगा जीवों के प्रति हिंसा करना एक प्रकार से अपराध बताया गया। जीवों की हिंसा को एक प्रकार से बहुत बुरा बताया गया। दया, हर एक जीवों के प्रति दया की बात कही गई है। ठीक है, हमारे विचारकों की जो एक प्रकार से जो चीज़ें हैं, खास करके उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में गहरी आस्था है। वस्तुतः शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति की कसौटी रही है, और इस कसौटी पर भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से उतरती है, खरी उतरती है। खास करके प्राचीन भारत में शारीरिक विकास के लिए व्यायाम हुआ, यम हुआ, नियम है, प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचर्य, ये सब एक प्रकार से आप देखते हैं शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, वेल्थ इज़ हेल्थ की बात जो है भारतीय संस्कृति में बताई जाती है। स्वास्थ्य ही धन है, इस बात को भारतीय संस्कृति पहले जाहिर करती है। बाद में लोगों ने कहा वो अलग बातें जो फेमस हो गए। ठीक है, लेकिन इतनी सारी बातें जो है, चाहे वो व्यायाम की बात हो, यम की बात हो, नियम की बात हो, प्राणायाम या आसन की बात हो, ब्रह्मचर्य आश्रम की बात हो, 4 आश्रमों की व्यवस्था है, 4 पुरुषार्थों की बात भारतीय संस्कृति में की गई। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। 4 पुरुषार्थों की बात की गई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं सभी पहलुओं पर चलते चलते मनुष्य जीवन की एक सीढ़ी की भांति होती है। खास करके आश्रम व्यवस्था, आश्रम के एक आश्रम में एक सीढ़ी की भांति विश्राम करने का एक स्थान है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति जो है वो शारीरिक पुष्टि पर भी ध्यान देती है। लोग दीर्घजीवी होते थे, भारतीय ऋषि मुनि 5-5 हज़ार वर्ष तक जीते थे। आप देखते हैं रावण बहुत समय, बहुत युग का था। पहले के लोग मरते ही नहीं थे, बहुत लंबे समय तक जीते थे। इच्छा मृत्यु हो जाती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो एक प्रकार से इतना ज़्यादा यम और ये सब करते थे, मतलब यम, नियम, व्यायाम ये सब करते, प्राणायाम वगैरह करते थे, बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार शरीर के प्रति सजग हुआ करते थे। आज जैसे आप लोग जिम वगैरह करते, तो जिम वहाँ का एक प्रकार से जिम का बाप हुआ करता था बहुत पहले। जिम से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुआ करती थी। कुंभकर्ण जैसे बलवान थे उस समय, हनुमान जी जैसे बड़े पराक्रमी थे, पर्वत को उठा लेते थे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जैसे ऐसे बलि थे, कानी उंगली पर एक प्रकार से, अपने कनिष्ठ का उंगली पर एक प्रकार से पूरा का पूरा पर्वत उठा लेते हैं। ठीक है, चक्र चलाने की विधि केवल भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को ही आती थी और किसी को नहीं आती थी चक्र चलाने की कला। आप सोचिए, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र भारतीय परंपरा में रहे। आश्रम व्यवस्था, का पालन करते हुए धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते थे। इनकी प्राप्ति करके मतलब कि एक प्रकार से लोग मोक्ष की प्राप्ति करते थे। धर्म मतलब होता है कर्म ऐसा करो कि अच्छा हो। और धर्म कैसा करना है? धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो और धन की प्राप्ति करो, और उसके बाद में फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप धर्म के बताए हुए मार्ग को फॉलो करते हुए धन कमाएंगे और उसी धन से एक प्रकार से अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत के धर्म
दर्शन, शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि से भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। कुल मिलाकर के जिस भी सब्जेक्ट की अगर बात की चाहे राजनीति की, पॉलिटिकल साइंस, साहित्य, कला, विद्या, शास्त्र, दर्शन, धर्म, समाजशास्त्र, इन सभी का एक प्रकार से आप देखते हैं उदय आप मान सकते हो कि भारतीय संस्कृति से हुआ है। ठीक है। मानव संस्कृति की हम बात करते हैं तो मानव संस्कृति की अगर बात करें तो यह संस्कृति ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जो प्राचीन होते हुए भी नए हैं। ये सिद्धांत किसी देश या जाति के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। और इस दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थ में मानव संस्कृति कहा जा सकता है। तो मानव संस्कृति की पोषक है। सबसे पहले एक मानव धर्म या मानव संस्कृति की बात करता है सनातन या बात करता है भारतीय संस्कृति, तो उस चीज़ की पुष्टि भी करती है संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति। इसके अलावा मानवता के सिद्धांतों पर स्थिर होने के कारण ही तमाम आघातों के बावजूद भी यह संस्कृति अपने अस्तित्व को सुरक्षित रह सकी। यूनानी आए, यहाँ पर पर्शियन आए, शक आए, विदेशी तमाम प्रकार की विदेशी जातियों ने हमला किया, मुगल आए, अंग्रेजी साम्राज्य आया, इन सभी के आघातों के बावजूद भी यह संस्कृति नष्ट नहीं हुई अपितु प्राणशीलता के अपने स्वभावगत गुण के कारण अधिक पुष्ट और समृद्ध होती गई। क्योंकि जो चीज़ें इनको जो आक्रमणकारी होते थे उनकी भी चीज़ें जो अच्छी होती थी उसको भी एक्सेप्ट कर लेने की क्षमता होती है इस संस्कृति में, वो है भारतीय संस्कृति। और यही संस्कृति सबसे उच्च संस्कृति होती है जो कि अपने आप में उच्च है, लेकिन अगर सामने वाले में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसको भी अपनी संस्कृति में शामिल करके अपनी संस्कृति को और पुष्ट करने का प्रयास करती है। ठीक है, ये थी भारतीय संस्कृति। ठीक है, आपको बता दूं आगे भी भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और महत्व क्या है इस समय, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय संस्कृति की अगर बात की जाए तो भारतीय संस्कृति का नूतन आयाम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के साथ प्रारंभ हुआ और इस काल में सभ्यता ने संस्कृति को दबाने की चेष्टा की और अतः संस्कृति का यथार्थ रूप जो है स्वरूप उभर नहीं सका। संस्कृति भारतीय संस्कृति को एक प्रकार से एक नया रूप देने का काम किया, भारतीय संस्कृति को दबाने का काम किया ब्रिटिश शासन ने। ठीक है, इसके अलावा इस युग में सामाजिक आचार विचार और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। संयुक्त कुटुंब प्रथा के स्थान पर परिवारों का पृथक्करण होने लगा, संयुक्त परिवार की व्यवस्था भंग होने लगी। आज आप देख रहे हैं संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है, लोगों में एक प्रकार से विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं, एक जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई है। ये सब विदेशी प्रभाव ही है जो कि एक प्रकार से पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति को लगातार कुचलता जा रहा है, दाबता जा रहा है, ख़त्म करता जा रहा है। जो अभी तक भारतीय संस्कृति नहीं डगमग हुई वो आजकल के हमारे युवा पीढ़ी के लोग जो हैं भारतीय संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। लोग एक प्रकार से ना तो कपड़ों की मर्यादा है और ना ही कुछ चीज़ों की मर्यादा है, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है। छोटे बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, अपने पिता की इज्जत नहीं करने लोग करते हैं, अपने पिता को गाली देते हैं। इस प्रकार के लोग एक प्रकार से भारतीय संस्कृति में अब पनपने लगे हैं। पहले होता था गुरु परंपरा की जो पहले प्राचीन व्यवस्था थी, आज वो गुरु परंपरा एकदम से ध्वस्त हो चुकी है। गुरुकुल परंपरा थी वो आज ध्वस्त हो चुकी है एकदम से। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने धर्म को पीछे ढकेल दिया है, विज्ञान ने ज्ञान के अपेक्षित स्वरूप की अपेक्षा कर दी है, भौतिकवाद उभर कर सामने आया है और भारतीयों का सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपने मूल लक्ष्य से भटक गया है। भारतीय जो थे आज वो नहीं रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। आज आप भारतीय शहरों में आप देखिए तो विदेशी लोगों का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि लोग मदिरा पान करते हैं अपने पिताजी के साथ बैठ करके और चेयर्स करते हैं, मौज लेते हैं, सिगरेट पीते हैं चाय के साथ, यूनिवर्सिटियों में मौज उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग इस समय आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर की जो जितनी भी बुराइयां थीं, जितने भी देश की बुराइयां थी, आज हम अच्छाइयों को नहीं, आज हम बुराइयों को सीख रहे हैं। आज हम समानता और एक प्रकार स्वतंत्रता के नाम पर इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे पिताजी अगर हमको कुछ कहते हैं कि बेटा ये काम कर लो, तो हम कहते हैं पापा आप मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब ये आजकल का ट्रेंड क्या है, अब बेटी से अगर कहो कि बिटिया जो है ऐसे कपड़े मत पहनो, ये अच्छे नहीं लगते हैं या फिर इसको देखने में उचित नहीं है लोगों के, या अगर किसी बहू से लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा मर्यादा में रहो, तो लोग क्या बोलेंगे, तुरंत डांट देंगे कि अपना नज़र सही करो, ये करो, दुनिया भर की चीज़ें बता देंगे। हालांकि वो बात अलग है कि भाई जो भी चीज़ें हों वो कई मापदंड है उसकी, उनको लगता है कि मैं सही हूँ और आपको लगता है कि मैं सही हूँ। लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से अगर मैं बताऊँ तो आजकल जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल विपरीत हो रही हैं। ठीक है, मैं किसी संस्कृति का पोषक नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब इस संस्कृति का एक प्रकार से थोड़ा सा ज़्यादा पक्षधर इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे ये संस्कृति अच्छी लगती है, मुझे भारतीय संस्कृति में रुचि है। मैं पाश्चात्य जगत का विरोधी रहा हूँ, शुरुआत से ही विरोधी रहा हूँ। मैं एक प्रकार से इस प्रकार की चीज़ों का विरोधी रहा हूँ जो लोग करते हैं।
हालांकि मेरे विरोध एक प्रकार से यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, चाहे पाश्चात्य जगत की विरोध की बात हो। लॉर्ड मैकाले शिक्षा को एकदम से बर्बाद कर दिया, भारतीय शिक्षा प्रणाली को एकदम से बर्बाद कर दिया। आपको बता दूं, वो नहीं चाहता था कि भारत के लोग पढ़ें। शिक्षा शास्त्र में आपको बता दूं कि लॉर्ड मैकाले की जो नीति आई उसकी बात करूं तो वो उसने क्या किया कि 33% पर भारतीय लोगों को पास करने की जो प्रथा है वो लॉर्ड मैकाले ने चलाया था। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड मैकाले 33% पर भारतीय लोगों को पास कर देता था और 66% पर कौन पास होता था? 66% पर पास होते थे कौन भैया? 66% पर जो इंग्लैंड के लोग होते थे, अंग्रेज लोग होते थे, उनको पास करते थे। और उन लोगों ने कहा मैकाले ने कि भारत के लोग एकदम से गंवार हैं, कुछ जानते नहीं हैं, इसीलिए इनको 33% पे पास कर दो, अधिया एकदम से, कि यूरोप के लोगों से आधा ज्ञान भी इनके पास नहीं है। ऐसा सिचुएशन ये लोग करते थे। कहते थे कि यूरोप की लाइब्रेरी से कहीं से एक पुस्तक उठा लो और पूरे भारत के ज्ञान को इकट्ठा कर लो, तब भी उसके समान नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप वेद, किसी भी एक वेद को उठा लो, आप रामचरितमानस को उठा लो और छोड़ दो दुनिया भर की चीज़ों, आप रामचरितमानस के ज्ञान को उठा लो और यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी से कोई भी किताब ले आओ और टक्कर कर लो। यूरोप की क्या पूरे के पूरे लाइब्रेरी को उठा लाओ, टक्कर कर लो, नहीं होंगे। ऐसे से ज्ञान जो हमसे चुरा करके आप ले गए, नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके ले गए और फूंक, मतलब उसको एकदम से सारी ज्ञान की जो पोथी थी सबको उठा ले गए यहाँ से। ये तो कहो भारतीय ऋषि परंपरा, भारतीय ज्ञानी लोग जो थे वो याद कर लेते थे, दिमाग में बैठाते थे। पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वक्त आने पर काम नहीं आता, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाता है भारतीय संस्कृति। और यही कारण है कि हम लोग एक प्रकार से याद करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आधुनिकतावाद की अवधारणा का समाज में आना आसान हो गया है। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के मध्य में गहरा संबंध है। जब भारतीय संस्कृति का स्वरूप आधुनिक हो गया तब निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन भी दिखाई देने लगे और आज बड़ा लंबा परिवर्तन हो चुका है भारतीय संस्कृति में। ठीक है, बहुत बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है और लगातार परिवर्तित होता ही जा रहा है। अच्छा, ब्रिटेन के लोग, अमेरिका के लोग साड़ी धोती पहन करके राधे कृष्णा मूवमेंट पर डांस कर रही हैं वहाँ की लड़कियाँ, और यहाँ की लड़कियाँ उनके जो पहले वो लोग कपड़ा पहनती थी अब वो कपड़ा बंद कर दी, वो आज भारतीय लोग ट्रेंड में भारतीय शहरों में बना हुआ है। ठीक है, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देखो जो जिन चीज़ों को हम आगे समझ रहे हैं वो लोग उनको छोड़ करके और हमारी चीज़ों को अपना रही हैं, हम उनकी चीज़ों को अपना रहे हैं। तो अब इसमें आप ही सोचो कि क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं। ठीक है, देखें, अगली बात है आधुनिकता की जड़ें यूरोपीय पुनर्जागरण से जुड़ी हुई हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण में नए नए अन्वेषण, नए नए आविष्कार हुए, धर्म और दर्शन का नया संस्करण सामने आया, उसी को लोग अपनाने लगे। महिला को उचित स्थान मिला, अर्थात बदली हुई संस्कृति में महिलाओं के प्रति सोच बदली, अब उसे सशक्तिकरण की ओर ले जाने के प्रयास किए जाने लगे। महिलाओं को पहले भी स्वतंत्र भारत में रखा जाता था, ठीक है, लेकिन अगर महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती थी तो लोगों ने उस पर अंकुश भी लगाया है कि भाई एक हद में स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक हद में समानता की बात होनी चाहिए। अब हर जगह समानता और स्वतंत्रता की बात अगर होने लगेगी फिर दिक्कत की बात आ जाएगी। अगर पुत्री अपने पिता से कहेगी मैं आपसे स्वतंत्र हूँ तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि पिता ने आपको ही पैदा किया है, आपने पिता को नहीं पैदा किया है। पिताजी ने आपको 18 वर्ष तक अगर बड़ा किया है तो अगर पिताजी कुछ कह रहे हैं तो आप उस पर थोड़ा सा अगर सुन भी लेंगी या सुन लेंगे। लड़के आजकल के देखो अपने पिता की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि बेटा ये काम मत करना, गुटखा मत खाना, सिगरेट मत पीना, और बच्चे वही करते, दारू तक बच्चे पीते हैं जा करके अपने पिता से छुपा करके। तो आप सोचो, पिताजी उनके मना करते, फिर भी अब पिताजी से लड़ाई भी करते कभी कभी। ऐसी सिचुएशन आ गई। आप लोग बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो किन चीज़ों को करते हैं। तो आप सोचो, कुछ लोग तो ऐसे समानता और स्वतंत्रता के नाम पर देश विरोधी नारे तक भी लगाते हैं। तो ये चीज़ें स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता किसी की, स्वतंत्रता और समानता की एक मापदंड है, एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत स्वतंत्रता अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, तो आजकल कई आंदोलन, कई चर्चाओं, मतलब कई चर्चाओं का सहारा लिया गया है इसको लेकर के महिला को आगे बढ़ाने के लिए। और प्राचीन काल में आप देखिए गार्गी, मैत्री और एक प्रकार से और भी महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हुआ करती थी। मध्यकाल में आते आते क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती। फिर आकर के अच्छा, कभी भी जो भारतीय संस्कृति में महिलाओं को भारत माता की जय, देखिए सीता राम की बात होती है, राम सीता नहीं कहा जाता, सीता राम कहा जाता है, जो है श्याम राधे नहीं कहा जाता, राधे श्याम कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए महिलाओं को हमेशा आगे रखने का काम, भारत माता की जय बोलते हैं हम लोग, भारत पिता की जय नहीं बोलते हैं। तो ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, महिलाओं के प्रति श्रद्धा सम्मान
ठीक है। नारी को तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है भारतीय परंपरा में, ठीक है। इस प्रकार सांस्कृतिक मानववादी और व्यक्तिवादी स्वरूप देखने को मिलने लगे हैं आजकल। मानव के विकासशील एवं सृजनात्मक स्वभाव पर बल देते हुए धर्म और तर्क, विज्ञान एवं धर्म का ही नहीं वरन जो है प्राच्य और पाश्चात्य विचारधारा, प्राच्य माने यहाँ की विचारधारा भारतीय और पाश्चात्य माने जो होता है पश्चिम के देशों की विचारधारा, उनके समन्वय का भी प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों का समन्वय हो जा रहा है इस समय। इसके अलावा संस्कृति के नए स्वरूप में गाँव की संस्कृति को छोड़ करके शहरीकरण को देखा जा रहा है। लोग गाँव में नहीं रहना पसंद करते, गाँव के लोग शहरों में जाते हैं, शहरों के लोग जब शहरों में रहते हैं उबन होने लगती है उनको, गाँव में भागते हैं। इस प्रकार विशेष ध्यान दिया जाने लगा है, शहरीकरण से पलायन भी देखा गया है। इस प्रकार लोग पुरानी संस्कृति को छोड़ करके आधुनिक संस्कृति को अपनाने लगते हैं, ठीक है। और आजकल ये हो रहा है, और जो आधुनिक हैं ऑलरेडी वो प्राचीनता को अपनाने के पक्षधर हैं। तो क्या प्राचीन है, क्या आधुनिक है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राचीनता और आधुनिकता का मापदंड क्या है, इसका भी निर्धारण बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से किया है। लेकिन अगर एक एक व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे तो उसका मापदंड अलग होगा, उसका मापदंड अलग होगा। निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि यह स्पष्ट उल्लेखनीय है कि भारत में कभी भी एक संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही है, न ही शायद किसी भी बड़े प्रदेश में कभी एक ही संस्कृति रही है। इस देश में आध्यात्मिक संस्कृति की प्रमुखता रही शुरुआत से, अतः संस्कृति में बदलाव निरंतर होता रहता है और होता भी रहेगा। चूँकि आध्यात्मिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति ऐसी ही रही, वैज्ञानिक संस्कृति की यही तो विशेषता होती है कि वो अपने आप में जो अच्छाइयाँ होती हैं दूसरे संस्कृति को उसको ग्रहण करती है, समय के साथ साथ जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको शामिल करती है, और जो चीज़ें बुरी होती हैं या बेकार हो जाती समय के अनुकूल, उसको प्रतिकूल हो जाती हैं, उनको हम हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ठीक प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति का और वर्तमान स्वरूप और उसका महत्व, प्राचीन भारतीय संस्कृति, इन सभी के बारे में जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है वो आप आसानी से बता पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।